ओके। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट मास को हमने देखा था, ठीक है। सो आई होप दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट मास इज क्लियर टू एवरीवन, और उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आल्सो, ठीक है। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, द टोटल मास एट रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास एट प्रोडक्ट साइड। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास as far as chemistry is concerned, right? वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इस तरह से हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये जो लॉ है इसका आइडिया पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई एलिमेंट है, ठीक है, सो इफ यू हैव एलिमेंट E1, ठीक है, और एक आपके पास में दूसरा एलिमेंट है E2, सो एलिमेंट E1 एलिमेंट E2 के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद आपको एक कंपाउंड बना के देगा, कंपाउंड C, ठीक है। तो कंपाउंड C के अंदर जो कॉम्पोजिशन होगा, जो मास का रेशियो होगा, ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड है इसके अंदर मास रेशियो ऑफ E1 एंड E2, ये E1 E2 यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग मास रेशियो। तो ये जो मास रेशियो आपका रहेगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिक्स होगा, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन अपन ने ले लेना है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपन ने लिया और सामने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से अपन को सबसे आसान कंपाउंड जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर, ठीक है। तो H2O बन गया। अब ये H2O में हमें क्या करना होता है, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालेंगे। सो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होता है, 16। तो ये हमारा मास रेशियो है, और अगर मैं इसको सिंपल करूंगा तो 1:8 आएगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जब भी होगा तो सामने 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा, कंज्यूम होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया कि आपके पास जो है ना 1:8 आंसर बनेगा। अब वाटर आप कहीं से भी लेके आ जाओ, है ना, सोर्सेज आप कुछ भी लेके आ जाओ, वाटर को कहीं से, लेट से आपने पॉन्ड में से ले आए, ठीक है, यू कैन टेक द टैप वाटर, यू कैन लेक कंसिडर लेक वाटर, सी वाटर, ठीक है, कोई भी वाटर आप लेके आएंगे और लैब में ले जाके केमिस्ट को देंगे। केमिस्ट क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और वहां पे वो आपको बताएगा कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:8 ही है, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक गिवन कंपाउंड, कोई भी आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी आपका कंपाउंड है, ठीक है, एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यानी कि यहाँ पे वेट का रेशियो, मास का रेशियो आप निकालेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेट और मास को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री के केस में, ठीक है। तो कभी आपको बाय मास लिखा मिले या बाय वेट लिखा मिले तो कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम प्रपोर्शन आ रहा है, तो यही मैंने समझा है कि अगर वाटर है आपका, और वाटर आप कहीं से भी लेके आइए, सोर्स आपका कुछ भी होगा, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा या वेट रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ऑल अबाउट, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पे कोई खास दिक्कत है नहीं। ये आपकी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने दी है, जोसेफ प्रॉस्ट ने दी है, और ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो नेक्स्ट लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन को हम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि ये होता कैसा है, ठीक है।
सो आपके पास फिर से वही सेम टू सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एलिमेंट E1 है आपके पास और एक एलिमेंट E2 है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद देखो यहाँ पे मल्टीपल लिखा है, तो मल्टीपल का मतलब होता है टू और मोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, C1 हो सकता है C2 बन जाए, ठीक है, ऐसे C3 बन जाए और C4 बन जाए। सो यू विल बी हैविंग मेनी कंपाउंड्स which can be formed by the combination of two elements, ठीक है। So two element are going to combine to form two or more compounds, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सारे जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, जितने मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए यहाँ पे, इन सब कंपाउंड में क्या करना है, आपको एक काम करना है, ठीक है। किसी लेट से आपने क्या करा, E1 के मास को क्या कर दिया, E1 मास को कर दिया आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने का मतलब है कि आपने सेम वैल्यू ले लिया E1 का, तो जो E2 है, E2 का जो रेशो होगा, E2 का रेशो होगा C1 के अंदर, C2 के अंदर, C3 के अंदर और C4 के अंदर। ये जो रेशो होगा डियर, ये रेशो होगा आपका सिंपल इंटीजर रेशो, सिंपल इंटीजर रेशो होगा ये कैसा होगा, सिंपल इंटीजर रेशो होगा, ठीक है। कीपिंग मास ऑफ वन एलिमेंट कांस्टेंट, द अदर एलिमेंट बियर सिंपल इंटीजर रेशियो इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर नाइट्रोजन, ठीक है, और सामने ऑक्सीजन है। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, N2O, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड 1 हो गया, तो मान लेते हैं कि इसको मैं 1 नाम से बता देता हूँ आपको। सेकेंड, N2O3, ये इस तरह का कंपाउंड भी बना सकता है। थर्ड, ये बना सकता है N2O4, और ये बना सकता है N2O5, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग ये ऑक्साइड्स बना सकता है अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। सिमिलर कंडीशन नहीं होगी, रिएक्शन कंडीशन थोड़ा सा अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेशो है वो हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। रेशो लिख के हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। जैसे इस तरफ मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, इस तरफ मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। तो पहले कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है, 28 है, क्योंकि एक नाइट्रोजन 14 की इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे ये 16 है। फिर इस वाले कंपाउंड में अगर देखेंगे तो आपको ये 28 मिलेगा, और सामने ये मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और इस वाले कंपाउंड की अगर स्टडी करोगे तो यहाँ पे ये 28 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 16 इंटू 4। और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 28, और ये मिलेगा 16 इंटू 5। अब देखो, आप नाइट्रोजन के मास को देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड द नाइट्रोजन मास इज फिक्स्ड, 28 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम। तो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन इज गोइंग टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए आप। अभी ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे देखो, पहले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंपाउंड 1 लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 नंबर दिया है, तो हम थोड़ा उसको सिमेट्रिकल मेंटेन करते हैं। ये 1 हो गया आपका, ये कंपाउंड 2 हो गया, ये कंपाउंड 3 हो गया, और ये कंपाउंड 4 हो गया। अगर हम 1 को देखें तो यहाँ पे 16 है रेशियो, आपको सेकेंड कंपाउंड में मिलेगा 16:3 रेशियो, यहाँ पे 16:4 रेशियो 16:5। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने है ना स्मार्टली मल्टीप्लाई करके नहीं रखा था, ताकि मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू कैलकुलेट द रेशियो, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 1:3:5,
4:5। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि दिस इज इंटीजर, सिंपल इंटीजर रेशियो, राइट। सो दिस पर्टिकुलर लो एक्सप्लेन लाइक दिस। ठीक है, तो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैंने जनरल तरीके से समझाया आपको। अब देखो यहाँ पे दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन दिस, ये सब आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या है कि अगर आपके पास में दो एलिमेंट हैं, ठीक है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मोर देन वन कंपाउंड अगर बनाता है, the masses of one element that combine with fixed mass, देखो ये क्या 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 बोल रहा है कि फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि फिक्स मास किसका है, यहाँ पे नाइट्रोजन का हमने लिया है। तो विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, स्मॉल होल नंबर। ठीक है, तो अदर एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, होल नंबर होगा। तो होल नंबर आपको दिख रहा होगा 1345 इज बेसिकली अ होल नंबर। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये वाला लो आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगेन यहाँ पे आप खुद से थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं कि मल्टीपल मतलब क्या है कि मोर देन वन कंपाउंड्स बनेंगे इधर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लो। नेक्स्ट लो है गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला लो क्या कहता है, पहले इसकी कहानी को समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सिंपल। सो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जब भी आप इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको सोचना होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आपको क्या सोचना है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप देम कांस्टेंट। ठीक है, और लॉजिक ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि ए है और इसके कोफिशिएंट 3 है और ये गैस है, और यहाँ पे मान लो कि 2b है और ये भी कोई गैस है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है A3B2 और ये भी कोई गैस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी फिजिकल स्टेट को दिखाते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने इसका जो एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस आपने किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो कंबाइन किस रेशियो में होगा, तो इसके जो कॉफिशिएंट है उसी रेशियो में कंबाइन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 वॉल्यूम ए का अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, 2 वॉल्यूम ऑफ बी, है ना, 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो ये कितना बनेगा, 1 वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इस रेशियो में ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे कि अगर आपने इसको 300 ml लिया, किसको, ए को, तो उसके सामने आपको बी कितना चाहिए, तो यूनिटरी मेथड से सोचेंगे। अगर ये 3 था तो सामने 2 चाहिए था, तो ये 300 है, तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 200 ml। ठीक है, तो अगर ये 300 ml है और ये 200 ml है, तो ये बनाएंगे कितना, ये बनाएंगे 100 ml ऑफ A3B2। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आपको क्या होगा, कोई भी एक डेटा अननोन होगा, लेट से आपको बोल देगा कि 300 ml ये है, और इसको अननोन बोल देगा और इसको बोलेगा 100 ml, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करोगे, रेशियो लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। सपोज आपको पूछा जाए कि N2 है और आपके सामने है 3H2 है, और ये गैस है बेसिकली, और अमोनिया भी एक गैस हमारी बन रही है, इस तरह की रिएक्शन है। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास 500 ml है, ठीक है, और मैं ये कहूं कि ये मेरे पास 600 ml है, और मैं जानना चाहूं कि ये कितना बनेगा,
ठीक है, हाउ मच अमोनिया विल फॉर्म। तो लॉजिकली आप कैसे जाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास N2 है और हमारे पास 3H2 है, गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये V है, तो ये सामने 3 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा 2 वॉल्यूम। V का मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1:3 है। तो अगर ये हमारा 100 होता तो सामने ये कितना खर्च होता, 300, और ये कितना बन जाता, 200 बन जाता। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 500 है और यहाँ पे 600 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको डबल कर दूं, ठीक है, तो 600 आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया ये 600 ml मिल गया, और यहाँ पे ये खर्च कितना हो रहा है, 200 ml, और ये कितना बन रहा है, 400 ml। तो अब देखो यहाँ पे 600 ml हाइड्रोजन थी, 600 ml हाइड्रोजन तो खत्म हो गई, 600 ml, उसके सामने 200 ml नाइट्रोजन ही खर्च हुई। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ओनली दिस मच, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन अमोनिया तो बना नहीं सकता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके बदले में आंसर आ जाएगा 400 ml। और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन है ना बचेगा। अब नाइट्रोजन कितना बचेगा, रिमेनिंग नाइट्रोजन, तो रिमेनिंग नाइट्रोजन जो कि अनरिएक्टेड है वो कितना बच गया, 300 ml। तो 300 ml यहाँ पे बच गया। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना होगा। सो दिस इज नॉन एज गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अभी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सो व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो रिमेंबर यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन से ही शुरुआत करी है। तो केमिकल रिएक्शन आपका यहाँ पे मस्ट है, दे डू सो इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वो ऐसा किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी आर हैविंग सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम 3:1। ये क्या है, सिंपल रेशियो है, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर से एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यू आर सपोज टू कीप टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, इन दैट केस जो वॉल्यूम जो गैस कंबाइन करेंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी, उनका जो रेशियो रहेगा, दैट रेशियो नीड टू बी सिंपल इंटीजर रेशियो। हियर इन दिस केस वी आर हैविंग 1:3:2 which is again a simple integer ratio. ठीक है, that's it. This is Gay-Lussac law of gaseous volume. ठीक है, let's move to the next law, that is called Avogadro's law. ठीक है, सो ये एवोगैड्रो लॉ को पहले हम समझ लेते हैं तरीके से कि एवोगैड्रो लॉ कहाँ पर आपको रखना है। तो अगेन दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन टू यू। ठीक है, सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो सिस्टम आपको दिया हुआ है उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक गैस को रखा हुआ है। तो गैस हमने रखी है 100 ml हाइड्रोजन। ठीक है, एक और हमारे पास कंटेनर इसी तरह टाइप का बना लिया हमने, और यहाँ पे आपके पास है 100 ml ओजोन। ठीक है, एक और हमारे पास सिस्टम है जिसमें हमने रख लिया है 100 ml NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो अगर हम ये कहें कि ये सारे लोग क्या हैं, सेम टेम्परेचर पे है, तो इन सब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स किसके, हाइड्रोजन के, किसके बराबर होंगे, ओजोन के बराबर, किसके बराबर होंगे, अमोनिया के बराबर होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर वॉल्यूम इक्वल है और गैसेस अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं,
equal volume contain equal number of molecule. That's the definition. Let's read the definition. It is very simple, that equal volume of all gases. ठीक है, मतलब 100 ml 100 ml 100 ml, ठीक है, तो ये इक्वल वॉल्यूम हो गया. एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, बराबर बराबर है. ठीक है, तो बहुत आसान सा लो है ये, एवोगैड्रोस का लो. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये गैसेस के लिए है. तो लास्ट के जो दो लो हैं वो किसके लिए स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं, गैसेस के लिए अप्लाई होते हैं. दैट्स इट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. So now we have a small topic called Dalton's atomic theory. तो ये है ना फर्स्ट थियरी आई थी एटम्स के बारे में. पहले हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ मैटर होता है ऐसा आइडिया था स्टार्टिंग में. तो मैटर की डेफिनेशन के बाद में फिर डोल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. तो एटम्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था, ठीक है, कि एटम होता है. और देखो, जब उन्होंने ये कहा कि एटम को हम है ना डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो, तो फिर क्या होगा, जो साइंटिस्ट, जो साइंस की कम्युनिटी है, साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, वी हैव टू प्रूव डॉल्टन्स रॉन्ग, राइट. जनरली क्या होता है कि हम लोग है ना, कोई इनिशिएट करता है तो हम उसके अंदर है ना गलत चीजें निकालने के लिए बहुत अग्रेसिव रिसर्च करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम टू सेम हुआ कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एटम को है ना आप नहीं डिवाइड कर सकते. तो इसीलिए वहां पे रिवॉल्यूशन हो गया एटम की थियरीज के ऊपर. ठीक है, तो काफी लोग आगे डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड करते हैं. आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, जे थॉमसन ने किया था. उसके बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा. और उसके बाद में हमारे पास जेम्स चैडविक आए थे, उन्होंने न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था. तो फिर हमारे पास में एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये बात पता चल गई थी. खैर डॉल्टन की थियरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत करी, और जो शुरुआत करता है उसका रिस्पेक्ट बनता है. ठीक है, सो सबसे पहले कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, ये पॉस्टुलेट्स यहाँ पे लिखे हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि यू कैन नॉट डिवाइड एटम्स, इट विल बी स्मॉलेस्ट. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है, एटम है. लेकिन हम जानते हैं कि अभी ये स्मॉलेस्ट पार्ट तो है नहीं. तो अभी हम इसको, ये जो लाइन है अभी इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम चेंज करके ऐसे बोलेंगे कि एटम इज बेसिक, और बेसिक यू कैन से फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. ठीक है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि अब ये हो गया है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. तो यू कैन मॉडिफाई स्लाइटली जो पॉइंट वन है उसको, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करिए, तो आपको वो जैसा लिखा है वैसा एज इट इज लिखना है. अगली लाइन में लिखा है कि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट है उसके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी. तो ये बात तो मतलब एलिमेंट की डेफिनेशन में ही आपको पता होती है कि जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ऐसा हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास. कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि एलिमेंट है जिसकी डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. दैट मीन्स एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आइडेंटिकल होगी. और जो डिफरेंट एलिमेंट है, अब एलिमेंट अलग अलग है तो उनके जो एटम्स होंगे उनका मास भी अलग होगा. कोई नई बात नहीं है. सो दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन. द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो. ठीक है, तो ये फिक्स रेशियो वाला रूल क्या है आपको मालूम है ना. ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाला. ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो कोई भी केमिकल चेंज होगा ना तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होगा. जैसे अगर मान लो कि मैंने कहा वाटर, और ये हमारा सॉलिड है, और यहाँ पे H2O ये हमारा लिक्विड है, तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है,
एटम का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, नो एटॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो एटॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एटॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए ये इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। ये क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज। ठीक है, अगर केमिकल चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, एटम का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। जैसे H2O है, इसका रीऑर्गेनाइजेशन इट माइट बी लाइक दिस, इस तरह से इसका क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब क्या हो गया है, दिस इज योर केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंड दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि हु प्रपोज्ड एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जॉन डोल्टन, जिन्होंने अपनी थियरी में बताया था कि एटम कंजर्व होते हैं। ठीक है, एटम का कोई यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी न्यू एटम और यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनी एटम्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में आपको इतना याद रखना है कि मास कंजर्व रहता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो भी कंजर्व होते हैं। ठीक है, लेकिन कंसिडर ए केस जिसमें ऐसा हो जाए कि एटम है ना डिस्ट्रॉय हो जाए या कुछ नया एटम बन जाए, तो क्या होगा वो, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, और वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स। ठीक है, तो वो पूरा डिफरेंट डिस्कशन है। ठीक है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, बट राइट नाउ हम लोग स्टिक करते हैं अपने जो डिस्कशन है उसी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। डायरेक्टली आप 4 पॉइंट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इस एक बार जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया है 2019 के अंदर। ठीक है, जेई 2019 के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसमें ये कहा गया था कि विच विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसमें क्या था, 3 ऑप्शन में ये चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, एक ऑप्शन में ये था, एक में ये था और एक में ये था, और एक जो ऑप्शन था उसके अंदर ये लिखा हुआ था। ठीक है, 10-1 ये वाला, तो एवोगैड्रो लॉ की बात लिखी हुई थी। तो भाई एवोगैड्रो लॉ की बात तो उसमें मिक्स नहीं होती ना डोल्टन में, तो इसलिए आप उसको इनकरेक्ट बता सकते थे। तो कई बार जेई और नीट में क्वेश्चंस बहुत सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, न्यूमेरिकल्स हर बार आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो आप हमेशा थियोरी के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, और रिसेंटली पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो पैटर्न ये है कि ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एज केमिस्ट्री इज कंसर्न। ठीक है, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा नेचर सब्जेक्टिव होता जा रहा है पेपर का। ठीक है, स्टिल न्यूमेरिकल्स आर देयर, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बिल्कुल भी, बट आते हैं, बट उनका जो नेचर है न्यूमेरिकल्स का वो ऐसा कैलकुलेटिव नेचर नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल नेचर है उनका। तो आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करिए, एटलीस्ट आपको ये डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉज, गैलो-सिक्स लॉज, ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी आपसे, मतलब एटलीस्ट आपको डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल सबको याद होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मास है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक AMU। ठीक है, AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻²⁻24। ठीक है, ये थोड़ा सा पावर में जाएगा माइनस का 24 और ये ग्राम। ठीक है, तो ये AMU और एटॉमिक मास क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली जब भी आप AMU की बात करेंगे, AMU का मतलब होता है कि ये बताता है वेट ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन एटम, यू कैन से, इसको हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ वन एटम। ठीक है, आप समझ लीजिए कि एटम बहुत ही छोटा है, आप उसको देख नहीं सकते अपनी नेकेड आइज से, यू कैनॉट सी एटम विद योर नेकेड आइज। ठीक है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, अभी बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसको उसका वेट मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है।
तो वेट ऑफ वन एटम मेजर करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम है ना जब भी वेट ऑफ वन एटम मेजर करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे 1 AMU, राइट। और अगर आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको ये कन्वर्जन का स्केल याद रखना है, यानी कि 1 AMU ऑलवेज गिव यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास, ठीक है। समटाइम एटॉमिक वेट भी लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिर से बता रहा हूँ, वेट और मास केमिस्ट्री में लगभग सिमिलर होता है। सो एटॉमिक मास जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास भी कई बार बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो टर्म अलग अलग हो सकती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम के वेट को हम लोग बोलेंगे क्या, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना है कि ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। दिस इज अ रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट तरीके से हम मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, रिलेटिव टर्म है। तो आई विल टेल यू किसके रिस्पेक्ट में वो है, वो भी हम बात करेंगे। पहले आप समझिए कहानी क्या है। सो एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, ये दोनों टर्म क्या होती है, तो दोनों ये टर्म जो होती है वो क्या सिग्निफाई करती है, वो ये सिग्निफाई करती है कि वेट ऑफ 1 मोल एटम। यहाँ पे ये 1 मोल जो क्वांटिटी है वो क्या है, तो 1 मोल जब भी लिखा मिले आपको तो आपको याद रखना है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स, अभी पार्टिकल इधर कौन है, एटम्स है, ठीक है। तो एटम्स होने चाहिए। तो हमें पता है कि भाई एक AMU अगर आपको दिया हो तो उसका तो वेट कितना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ 1 एटम। तो हमें अगर इसको इतने सारे एटम का वेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि वाटर है मेरे पास, तो वाटर का मैं बोलता हूँ वाटर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। सिंस वाटर इज अ मॉलिक्यूल, इसलिए हम लोग वाटर के लिए क्या लिखते हैं, वाटर के लिए हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और उसकी वैल्यू कितनी आती है, 18 ग्राम। अब ये 18 ग्राम कैसे आते हैं, तो बचपन में आपने देखा होगी कि हाइड्रोजन 2 है तो ये जोड़ लो ऐसे करके, ठीक है। ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 + 16 कितना हो गया, 18 ग्राम। अब ये जो 18 ग्राम है आपने देखा होगा कि इसको हम लोग पर मोल लिखते हैं। इसका ये मतलब है कि 18 ग्राम वेट होगा किसका, किसका होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। अगर आप जाओगे मार्केट में या ऐसे सिचुएशन हाइपोथेटिकली कंसिडर करिए कि अगर आपके पास में 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल को आप एक साथ कंबाइन करके फिर वेट करते हो तो आपको मिलेगा 18 ग्राम। यानी कि 18 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 6.023 इंटू 10⁻23। इट इज वेरी लार्ज नंबर, ठीक है। सो कभी कभी आपको पूछा जाए, कभी कभी आपको ऐसे दिया जाएगा कि वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, मान लो कि 16 AMU दिया हुआ है, तो आपको पूछा जाए कि इसका एटॉमिक वेट निकालिए। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे आप, एटॉमिक वेट जब भी हम बोलेंगे तो हमें ना एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे। तो 16 ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए 23 और ये वाला 24 है, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगा, 6 है और ये 1.66 है और ये 16 है। इन सबको पूरे को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है।
तो वो आंसर आपको कितना मिलेगा, लगभग 16 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ 16 ग्राम। ओके, तो 16 ग्राम जब भी मैं लिखता हूँ इसका क्या मतलब है, 16 ग्राम अकेले ऑक्सीजन एटम का नहीं है, ऑक्सीजन एटम तो है लेकिन कितने ऑक्सीजन एटम है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, तब जाके वो 16 ग्राम होगा। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो 16 AMU होगा। 16 AMU का मतलब क्या है, ग्राम में अगर आप निकालोगे तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, दैट इज वेरी वेरी लेस नंबर। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। नाउ व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस एटॉमिक मास। तो एक बॉक्स बना रहा हूं, उसमें आप समझ लो एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है। देखिए, एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आप कैसे डिफाइन करते हो, तो वेट किसी भी एटम का आप लिखिए, ठीक है, एक का, और यहाँ पे लिखिए 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसका वेट का 1/12 आप निकालेंगे, यानी कि डेफिनेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 है। ठीक है, तो अभी आपको डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई डेफिनेशन बता दो एटॉमिक वेट की, तो मुद्दे की बात यही है कि आपको जो एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो निकालना आना चाहिए। और वो कैसे निकालते हैं, तो हमें एटॉमिक वेट का आइडिया होता है जनरली, ठीक है, तो वहां से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट तो अब आज हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप है ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ऐसे ही कार्बन का कितना होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, सोडियम कितना होता है 23। तो इस तरीके से आप है ना थोड़े इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए। जैसे Br है तो 80, आयोडीन है तो 127। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। सिल्वर 108 होता है अप्रोक्सीमेटली, कॉपर 63 होता है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट आप याद कर सकते हैं आप अपने नोट्स नोटबुक में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ऐसे लिख लिख के देखिए कि किसका कितना एटॉमिक वेट है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में आसानी हो। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है जैसे कि H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे, तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सल्फर यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो 32 होता है सल्फर का, +1। ठीक है, इंटू 1 करके, और ऑक्सीजन कितना है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 4। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 98। ठीक है, तो ये 98 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, H2SO4 का। अब ध्यान देना है कि 98 ग्राम आएगा। ठीक है, और इसके इसके यूनिट में क्या लिखा होगा, मोल। ठीक है, यानी कि 1 मोल H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे तब जाके 98 ग्राम मिलेगा, यानी कि H2SO